नमस्ते। परमाणु संरचना के पिछले लेक्चर पे हमने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की बात की थी और उस आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियों पर चर्चा की थी। आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल पर बात करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करता है। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। डेनिश भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि ये जो प्रकाश है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और ऊर्जा जो होती है वो E बराबर hν करके किसी एक बंडल या एक पैकेट को हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν के बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। फिर से बताता हूँ, रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपने परमाणु मॉडल की निम्नलिखित अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अभिकल्पना प्रस्तुत की। मीन्स उन्होंने कुछ हाइपोथेटिकल बातें कही हैं, यानी विचार मन में आया और कह दिया। ठीक है, उनके पीछे का कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक चीज ध्यान रखनी होगी, रदरफोर्ड ने नाभिक को प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया है, तो नाभिक पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। नाभिक जैसा है वैसा ही है, आज तक नाभिक पे कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो केवल इलेक्ट्रॉनों पर है, तो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की करेंगे। नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। चलिए कुछ कमियों की बात करते हैं। मैं एक चित्र बनाता हूं और आपको एक कमी अपने आप दिख जाएगी। कमी याद आई? हाँ जी, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पे जो इलेक्ट्रॉन था वो लगातार गति विद्युत के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कम करेगा और लगातार उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में नाभिक पर गिरकर वो उसे नष्ट कर देगा। इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने पहले ही लाइन पर एक पॉइंट मान लिया है, अभिकल्पना है ना, तो उन्होंने माना है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर, सपोज दैट ये नाभिक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाओं पे चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते वक्त अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, यानी जो गड़बड़ थी खत्म हो गई। बंद वृत्ताकार मतलब जहां से जाएगा वहीं पर आएगा, त्रिज्या छोटी नहीं होगी। छोटी क्यों नहीं थी? क्योंकि ऊर्जा का ह्रास हो रहा था, तो उन्होंने ये भी मान लिया कि चक्कर लगाते वक्त ऊर्जा का ह्रास मतलब कमी, उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्लियर? आगे आते हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कक्षाएं तो ढेर सारी हैं। जब जैसे ही इन्होंने कहा कि कक्षाएं ढेर सारी हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया कक्षाएं तो ढेर सारी हैं, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा? कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला तुम कौन सी कक्षा में गए? अच्छा, आप लोग कैसे पता चला कि आप कक्षा 11 में आ गए? 10 की परीक्षा दी, 10 पास हो गए तो 11 में आ गए, यानी अब तुम्हारी जो एनर्जी है वो 11 के लेवल पे आ गई, तुम 11 में आ गए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी चेक की जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल के हिसाब से होगा उस कक्षा में उसको डाल दिया जाएगा। एनर्जी लेवल चेक करने का तरीका बताता हूँ। तो खैर पहले पॉइंट पढ़ता हूँ, दूसरा वाला। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, तो मैं इसको दूसरे पॉइंट को बताता हूँ। नाभिक के चारों ओर वैसे तो कई कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का गुणज, गुणज मतलब गुणे में n ले ले, यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3। अब देखो, जब फिजिक्स में आप लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो कोणीय संवेग को इस सूत्र से निकाला जाता है, mvr। यहाँ पर m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, v इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग हो जाएगा और r जो है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो ये तीनों चीजें हमें प्रैक्टिकली रूप से पता है। h प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 इतना होता है। तो अब इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। m पता है, v पता है, r पता है, h पता है। ये हल करने पर अगर n का मान 1 आता है तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, अगर 2 आता है तो दूसरी कक्षा में है, 3 आता है तो तीसरी कक्षा में है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा
फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये भी क्लियर हो गया। चलो कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते वक्त ऊर्जा नहीं छोड़ रहा है, और किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है ये भी हमने पता कर लिया। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये नाभिक है और इसके बाद ये ढेर सारी कक्षाएं हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है तो इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा 1 हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम दूसरे वाले बोर के दूसरी कमी क्या थी, स्पेक्ट्रम लगातार मिलना चाहिए था लेकिन लगातार नहीं था, रेखीय था। क्यों? अर्थात बोर का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, हम उसे व्याख्या करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि परमाणु को गर्म करेंगे तो उससे ऊर्जा निकलने लगती है। ठीक, वही ऊर्जा जो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में होती है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो बेसिकली नाभिक है, नाभिक के बाहर विभिन्न सारी कक्षाएं हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा से मैच, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जिस कक्षा की ऊर्जा से मैच कर जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्थायी कक्षा हो जाएगी। तो मान लीजिए इन सबकी निश्चित ऊर्जाएं ली हैं हर कक्षा की, E1, E2, E3, E4। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा 1 है, इसी कक्षा में मैच कर रही है उसकी वाली, क्यों ज्यादा कठिन ले, दूसरी तीसरी कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ निश्चित देखें, वैसे तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा ह्रास नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे बाहर से ऊर्जा दे दी जाए, मतलब परमाणु को पकड़ गर्म कर दिया जाए, गैस के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेकर ऊपर वाली कक्षाओं में चला जाता है, यानी उत्तेजित अवस्था में। लेकिन वहां पर वो केवल 10⁻8 सेकेंड ही रुकता है और फिर से पूरी ऊर्जा को E बराबर h न्यू के रूप में उत्सर्जित कर देता है। यही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में था, कुछ ऊर्जा मिली, n बराबर 4 पे आ गया, वहां 10⁻8 सेकेंड रुका और फिर जितनी ऊर्जा थी उसे उत्सर्जित कर दिया, जो कि E बराबर h न्यू के रूप में हमें स्पेक्ट्रम के रूप में मिलने लगी। तो मान लीजिए पहली कक्षा की ऊर्जा थी 5, चलिए सब क्रम से मान लेते, 6, 7 और 8, तो अभी ऊर्जा मिली से सीधे चला गया 5 से 8 में। अब जब ये 8 से 5 में आएगा तो 8 - 5 बराबर 3, तो 3 की ही तो लाइन मिलेगी, 2 की लाइन यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर रेखीय होता है। ये चीज भी हमको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। तो हमने ये बता दिया कि परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है वो रेखीय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है E1 से E4 पे चला गया या E1 से E2 पे आया, तो चलो E4 ही लिखते हैं, E4 - E1, इसके बीच का जितना भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो h न्यू के रूप में निकल रहा है, ऊर्जा के रूप में, यही तो कह रहे हैं। ठीक है, इस ऊर्जा के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा E से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा E बराबर h न्यू। यहाँ पर न्यू प्रकाश, जो भी उत्सर्जित प्रकाश है उसकी आवृत्ति है, इसे हम c/λ भी लिख सकते हैं, तो hc/λ ये हो गया डेल्टा E। यानी यहां से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो फिक्स मिलेगी, इसलिए किसी भी स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति होती है वो निश्चित होती है, अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। तो ये बेसिक बातें थी बोर के परमाणु मॉडल की। तो बोर ने इस प्रकार से ये परमाणु मॉडल तो दे दिया। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो हम बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल में जो कमियां हैं या दोष हैं वो दो हैं। पहला, बोर का परमाणु मॉडल उनकी व्याख्या करता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि वे परमाणु या आयन जो कि हाइड्रोजन सदृश हैं, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हाइड्रोजन की व्याख्या कर लेगा। अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़े बैठा है तो एक ही बचेगा, 2 होते हैं। लिथियम के पास 3 होते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एक की व्याख्या कर सकता है। मतलब जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो बोर का परमाणु मॉडल ये नहीं बता पाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, दूसरा कहां जाए।
तो बेसिकली बोर का परमाणु मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं की परमाणु मॉडल की व्याख्या करता है जो हाइड्रोजन सदृश हैं, अर्थात जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये पहली कमी है। दूसरी कमी हमने भी देखा कि जब आप E1 से E4 में जा रहा था, मान लीजिए यहाँ की ऊर्जा 8 थी और यहाँ की ऊर्जा 5 थी, घटाया था तो 3 वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिल रहा था, तो एक रेखा मिलनी चाहिए थी। जो उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो देखा गया कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम की रेखा वैसे थी एक दिख रही है, एक ना होकर के कई पतली 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 बारीक रेखाओं से मिलकर बनी होती है। मतलब 3 ना होकर के ये 3.1, 3.0, 2.9 इस प्रकार से कई रेखाओं का समूहन यहाँ पर दिखने लगा। तो जब बोर से पूछा गया कि भाई साहब 3.0 वाला तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि 8 - 5 = 3, ये 2.9 और 3.1 कहां से मिल गया? सरल शब्दों में उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा एक न होकर के बल्कि कई बारीक स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूहन से मिलकर बनी होती है, और बोर का परमाणु मॉडल इस तथ्य की भी व्याख्या करने में असफल रहा। तो इस प्रकार से ये बोर के परमाणु मॉडल की कमियां हैं जिनको दूर करने का प्रयास करता है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।